दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर चैप्टर का आज हमारा 4th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने पैरेलल प्लेट्स के ऊपर चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन को समझा था। हमने देखा कि अगर कोई भी एक प्लेट को हम अर्थ कर देते हैं तो कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बनी होगी उस चीज को लेके। फिर हमने कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल को भी देखा कि अगर मेरे पास मल्टीपल ऐसे कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है और कॉन्सेंट्रिक है सारी की सारी, और उनके सरफेसेस के ऊपर अगर मैं डिफरेंट चार्जेस दे दूं और किसी भी एक शेल को अर्थ कर दूं तो कैसे सरफेसेस के ऊपर चार्जेस अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, ये कंसेप्ट को हम समझ चुके हैं। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बन गई है। अब हम बिल्कुल रेडी हैं कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर को समझने के लिए। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी का नाम है दोस्तों, और कैपेसिटर उस एलिमेंट को बोलते हैं जिस एलिमेंट के पास वो प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले इस कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी को ही समझते हैं कि ये क्या प्रॉपर्टी है और ये कैसे डेवलप होती है। सोचिए मेरे पास दो कंडक्टर हैं, उनका साइज शेप डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि यहां पे देखिए कंडक्टिंग रोड है मेरे पास, एल्यूमिनियम रोड, और ये कोई डिस्क है, कंडक्टिंग डिस्क है। तो इनकी शेप डिफरेंट है, इनका साइज डिफरेंट है। अब मैं दो कंडक्टर लूं और दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, उनके बीच में कोई इंसुलेटर होना चाहिए। अब यहां पे एयर है, एयर इंसुलेटर की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। तो दो कंडक्टर हैं, दोनों के बीच में एयर आ रखी है, मतलब इंसुलेटर आ रखा है, दोनों कंडक्टर कनेक्टेड नहीं है, तो इनके बीच में एक कैपेसिटी डेवलप हो गई है, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी डेवलप हो गई है, और इसी कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। आप बोलोगे सर अगर मैं इनकी ओरिएंटेशन को डिफरेंट ले लेता तब भी कैपेसिटी डेवलप रहती इनके बीच में। आप कैसे भी ले लो ओरिएंटेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेढ़े मेढ़े कैसे भी रख लो, बस ये दोनों कनेक्टेड नहीं होने चाहिए और इनके बीच में एक तरह से मतलब आइसोलेटेड होने चाहिए दोनों कंडक्टर। कहने का मतलब ये है। तो इनके बीच में अपने आप चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। अगर आप ओरिएंटेशन को बदलोगे, इनके बीच की डिस्टेंस को बदलोगे, तो जो कैपेसिटी है वो चेंज हो जाएगी। चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बदलती रहेगी। हो सकता है अगर इनके बीच की डिस्टेंस कम है तो इनमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा हो, दूर है तो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो जाए, बट चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी तो रहेगी ना इनके बीच में। इसी कैपेसिटी को कैपेसिटेंस का नाम देते हैं, और आप इस कैपेसिटी को मेजर भी कर सकते हो। सवाल यह है कि इसको मेजर कैसे करें। तो जरा देखिए, अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई मेरे पास दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर यहां पे है, डिफरेंट शेप साइज का ले लेता हूं, और एक कंडक्टर यहां पे है, ठीक है, दोनों के बीच में एयर है, मतलब डाइलेक्ट्रिक है। मुझे देखना है इनके बीच में चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है, उसी को हम फिर कैपेसिटेंस का नाम दे देंगे। तो इनका कैपेसिटेंस कितना है वो हमें निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई करते हैं, बैटरी से। जो बैटरी है ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। बैटरी क्या चीज होती है, बैटरी बोलो, बैटरी वैसे सही वर्ड नहीं है, आप वोल्टेज सोर्स बोलिए, आगे चल के पढ़ोगे आप इसको, वोल्टेज सोर्स। क्योंकि बैटरी डिफरेंट होती है, वोल्टेज सोर्स डिफरेंट होता है। हालांकि बैटरी भी वोल्टेज सोर्स ही होती है, बट थोड़ा सा फर्क होता है बैटरी में। वोल्टेज सोर्स क्या होता है, एक ऐसा सोर्स जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सके। इस तरह का उसका सिंबल होता है, ऐसे हम सिंबल से दिखाते हैं। ये क्या करता है वोल्टेज सोर्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। पॉजिटिव साइड का मतलब हायर पोटेंशियल और नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सोर्स लिया जिसकी वैल्यू है 12 वोल्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इधर वाला पॉइंट और इधर वाले पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है। ये वाली साइड हायर पोटेंशियल पे है, ये वाली साइड लोअर पोटेंशियल पे। इसको बोलते हैं वोल्टेज सोर्स। ठीक है, आगे चल के आप पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आएगा उसमें हम इस चीज को पढ़ाएंगे। तो फिलहाल बस आप ये समझिए कि ये बस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के काम आता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर देता है। सोचिए मेरे पास दो कंडक्टर हैं, ये कंडक्टर 1 है, कंडक्टर 1, ठीक है, और ये मेरे पास कंडक्टर 2 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूं एक सोर्स की हेल्प से। सोचिए मैंने यहां पे कोई सोर्स लगाया और उनसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, ऐसा करने से, अब सोचे V वोल्ट का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, ये V क्या है, V इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल। ऐसा करने से होगा ये कि इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाएंगे,
आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा? उसके पीछे का कारण है, और कारण है कि जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, एक वायर के थ्रू आपने दोनों कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया, तो एक ये भी कंडक्टर है, ये वायर भी कंडक्टर है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि यहां से लेके यहां तक पूरा एक ही कंडक्टर हो गया, ये तो इक्वी पोटेंशियल बन गया। तो जो पोटेंशियल यहां पे होगा वही पोटेंशियल यहां पे भी आएगा, इसके सरफेस पे भी आएगा, और जो पोटेंशियल इस साइड होगा वो इधर आएगा। तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इन दोनों कंडक्टर के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस V का हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट है ना यार, ये पूरा इक्वी पोटेंशियल हो गया यहां से यहां तक, और ये भी इक्वी पोटेंशियल हो गया यहां से यहां तक। तो जो डिफरेंस यहां पे है सोर्स के बीच का है, वही डिफरेंस इन दोनों के सरफेसेस के बीच में आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि इधर से और इधर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो जाएंगी। इसका मतलब है यहां पे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कुछ फील्ड लाइंस आपकी सेटअप हो जाएंगी, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इनके बीच में। और इलेक्ट्रिक फील्ड आने के लिए जरूरी है कि चार्जेस होने चाहिए सरफेस के ऊपर, तो इसका मतलब इनके सरफेस के ऊपर चार्जेस आ जाएंगे। एक तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है भाई, एक तरफ इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और दूसरी तरफ आपका जो लोअर साइड है पोटेंशियल की, उस साइड नेगेटिव चार्ज आएगा। आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर चले गए हैं बिकॉज ऑफ दिस बैटरी, बिकॉज ऑफ दिस सोर्स। बैटरी और वोल्टेज सोर्स में क्या डिफरेंस है? बैटरी भी एक वोल्टेज सोर्स ही होती है, बट वो एक नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स होती है। अब ये क्या चीजें हैं भाई, ये 2-3-4 जो नई टर्म मैंने बोली, नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको पूरी तरह समझ नहीं आएगा क्योंकि नई नई टर्म्स आएंगी तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो फिलहाल आप बैटरी वर्ड को ना यूज करें, वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो होगा ये कि इधर के इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चले जाएंगे। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर क्यों चले जाएंगे? क्योंकि इस सोर्स की वजह से जो वायर है, कंडक्टिंग वायर जो है, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो जाएंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो जाएंगी तो वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगी, इधर से इधर भेजेंगी वो इलेक्ट्रॉन्स को, सो दैट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सके क्योंकि आप जानते हो कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ जरा? इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर आपका जाना शुरू हो जाएंगे। आप ये कह सकते हो कि इस वायर के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रखी है, और वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए हैं। आप इसको बेसिक तरीके से इतना समझिए बस, ठीक है। तो यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर जा चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस सोर्स। अब अगर मान लीजिए मैं इस सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दूं, अब जैसे ही मैंने ये एक बार सोर्स को कनेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट करते ही ये चार्जेस इनके ऊपर ट्रैप हो गए हैं। एक तरफ प्लस क्यू चार्ज ट्रैप हो गया है, और एक तरफ माइनस क्यू चार्ज ट्रैप हो गया है। तो आप ये कह सकते हो इन दोनों कंडक्टर की वजह से हमने कुछ चार्जेस को स्टोर कर लिया है इनके ऊपर। इवन बैटरी को ना भी हटाता, बैटरी को हटाने की जरूरत ही नहीं है, आप बैटरी को लगा के रखो, प्लस एंड माइनस ऐसे लगा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी आप ये कह सकते हो अगर लगी हुई है बैटरी, मतलब सोर्स मेरा लगा हुआ है, तो उस सिचुएशन में भी इधर प्लस क्यू है तो इधर क्या रहेगा? माइनस क्यू रहेगा। इसका मतलब यहां पे चार्ज स्टोर हो रखा है। तो अगर मैं कैपेसिटी को डिफाइन करूं कि इनकी चार्ज स्टोर करने की क्या कैपेसिटी है, अगर मुझे उसको डिफाइन करना हो तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा इसको? मैं ये बोलूंगा कि कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है कि कितना चार्ज ये स्टोर करेंगे अगर मैं 1 वोल्ट लगाऊं तो 1 वोल्ट लगाने से कितना चार्ज इसके ऊपर आएगा या इसके ऊपर आएगा। इस मेजरमेंट को, इस कैलकुलेशन को हम कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। तो कैपेसिटेंस को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? कैपेसिटेंस इट इज द चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्ट। मतलब अगर मैं यहां पे 1 वोल्ट लगाऊं तो 1 वोल्ट लगाने से कितना चार्ज इसके ऊपर स्टोर हुआ है, उसको हम कैपेसिटेंस का नाम देंगे। अब जैसे कि देखिए यहां पे V वोल्ट लगाने से Q चार्ज आया है इसके ऊपर, V वोल्ट लगाने से Q चार्ज आया है। ये दो कंडक्टर थे, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V वोल्ट का लगाया, तो V वोल्ट लगाने से एक कंडक्टर के ऊपर Q चार्ज स्टोर हो गया। तो 1 वोल्ट लगाने से कितना होगा फिर? 1 वोल्ट लगाने से Q बाई V कूलम स्टोर होगा, इतना चार्ज स्टोर होगा। 1 वोल्ट लगाने से इतना चार्ज स्टोर होगा। इसी को हम क्या नाम देते हैं? कैपेसिटेंस का। और कैपेसिटेंस को लिखा जाता है C से, Q बाई V। समझ आया भाई?
ये मेरा हो जाएगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का एक तरह का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। कैपेसिटेंस इज द चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्ट। यूनिट वोल्ट लगाने से कितना चार्ज स्टोर होता है। आप कोई भी कंडक्टर ले लो, डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज का, एक डिफरेंट शेप का है, एक डिफरेंट शेप का है, दोनों के बीच इंसुलेटर है, दोनों कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है, उनके बीच में 1 वोल्ट लगा दो। 1 वोल्ट लगाने से चार्ज देख लो कितना स्टोर हुआ है, किसी भी एक कंडक्टर में देख लो कितना चार्ज स्टोर हुआ है। वही चार्ज स्टोर मेरा उसका कैपेसिटेंस बन जाएगा, उसी को हम कैपेसिटेंस बोल देंगे। अगर V वोल्ट लगाने से Q चार्ज स्टोर हुआ है तो 1 वोल्ट लगाने से कितना होगा, Q/V, इसको हम क्या बोल देंगे, कैपेसिटेंस। ये इन दोनों कंडक्टर का कैपेसिटेंस है, चार्ज स्टोर करने का जो कैपेसिटी है उसको हमने मेजर कर लिया C से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम इसको मेजर करते हैं। अब ऐसे तो आप बोलोगे सर दुनिया में तो हर जगह कंडक्टर पड़े ही रहते हैं। जैसे कि अगर मैं इसी रूम में देखूं तो इस रूम में मेरे पास ये हाथ में एक आयरन रोड है। अब इस आयरन रोड के साथ यहां पे डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर पड़े हुए हैं, नीचे जमीन में बहुत सारे अलग अलग शेप के कंडक्टर बने हुए। तो क्या सबके साथ चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी डेवलप हो रखी है क्या? बिल्कुल हो रखी है। इस कंडक्टर का कोई भी यहां पे कोई रोड, लंबी रोड दूसरी लगी हुई है, या कोई और प्लेट रखी हुई है, या कोई और दूसरा कंडक्टर कहीं दूरी पे रखा हुआ है, हर किसी के साथ इसकी एक चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब इसका एक जनरल एक्सप्रेशन मैंने बताया कि ये क्या होता है। अब कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं सर इसका मतलब तो ये डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपने अप्लाई किया है, दो कंडक्टर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया, उस पर डिपेंड करता है ये तो, या ये क्यू पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस की वैल्यू। आंसर इज नहीं भाई, ना तो ये Q पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, ना ये V पे डिपेंड करता है। लेकिन आप तो देख रहे हो फॉर्मूले में तो Q एंड V है। कैपेसिटेंस जो है ये Q और V पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होता है Q और V के। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डायमेंशन पे डिपेंड करता है। कंडक्टर की डायमेंशन क्या है, दोनों के बीच में गैप कितना है, बीच में डाइलेक्ट्रिक कौन सा है, इन सब चीजों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। ये Q और V पे डिपेंड नहीं करता। आप बोलोगे फिर तो फॉर्मूला क्या कह रहा है सर, फॉर्मूला तो कह रहा है Q और V पे डिपेंड करेगा। ना ना ना, ये Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा। जरा देखिए कैसे। मान लीजिए मेरे पास दो कंडक्टर हैं, सोचिए एक कंडक्टर को मैं रोड ले लेता हूं इस तरह की। ठीक है, एक कंडक्टर में इस तरह की कोई रोड ले लेता हूं, ये कंडक्टर 1 है, और दूसरा जो है कोई डिस्क है, इस तरह की डिस्क ले लिया मैंने, एक प्लेन में ही रख दिया इसको। इस तरह समझिए, ये डिस्क ऐसे रखी हुई है और कंडक्टर ऐसे साइड बाय साइड रखे हुए हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, इनमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी भाई, क्योंकि ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है, दोनों कनेक्टेड तो है नहीं, बीच में एयर है तो एयर डाइलेक्ट्रिक आ गया, तो इनमें एक चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। इनका अपना एक कैपेसिटेंस होगा, और ये जो कैपेसिटेंस है ये बोलेगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितना वोल्ट तुम अप्लाई कर रहे हो, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने मेरी पोजीशन को फिक्स कर दिया कि भाई ये यहां पे रखा हुआ है, ये यहां पे रखा हुआ है, पोजीशन फिक्स है और कंडक्टर की जो डायमेंशन है वो भी अगर फिक्स है, तो इसका मतलब मेरी जो कैपेसिटी होगी चार्ज स्टोर करने की वो फिक्स हो जाएगी, वो मेरी फिक्स है। अब अगर मान लीजिए मेरी कैपेसिटी फिक्स हो गई है C के बराबर, C क्या है, इसकी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की। अब अगर आप इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, V वोल्ट का, तो इनके ऊपर जो चार्ज आएगा वो इतना आएगा सच दैट Q/V का जो रेशियो है वो C के बराबर आए। इसका मतलब C डिपेंड नहीं कर रहा Q और V पे, Q एंड V जो है वो इस तरह से आएंगे। अगर आपने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो Q जो आएगा वो उतना आएगा सच दैट इनका जो रेशियो है वो C के बराबर आ जाए। C जो है वो इंडिपेंडेंट है Q और V के। C तो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनकी पोजीशन पे, कहां पे रखा है, इनके बीच में क्या डिस्टेंसेस हैं, इनके बीच में कौन सा डाइलेक्ट्रिक है, इनका साइज कैसा है कंडक्टर का, ये उस पर डिपेंड करेगा। ये डिपेंड नहीं करेगा Q एंड V पे। C तो फिक्स है भाई, चाहे आप V वोल्ट लगाओ चाहे ना लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचर बोलेगी कि भाई इनका कैपेसिटेंस जो है वो तो फिक्स है। अब अगर आप V वोल्ट लगा ही रहे हो तो उससे जो चार्ज आएगा Q वो उतना आएगा सच दैट जो रेशियो है वो C के बराबर ही आ जाए। C इंडिपेंडेंट है, C नहीं चेंज होगा। ठीक है, इसको इस तरह से समझिए। तो मुझे उम्मीद है आपको कैपेसिटेंस का मतलब समझ आया कि कैपेसिटेंस क्या है। अब इस पूरे शेप को हम एक नाम दे देंगे कि ये कैपेसिटर बन गया है। इसको मैं एक कैपेसिटर बोल दूंगा कि ये कैपेसिटर है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो C है। ठीक है, तो कैपेसिटर का मतलब समझिए, कैपेसिटर कुछ नहीं है, एलिमेंट को कैपेसिटर बोलते हैं। जो उस प्रॉपर्टी को अटेन करता है
उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई एक कंडक्टर मेरा यहां पे और एक कंडक्टर मेरा यहां पे है और मैंने इनकी पोजीशन को फिक्स कर दिया है, तो इनको मैं एक कैपेसिटर की तरह बोल सकता हूं कि ये कैपेसिटर बना हुआ है, ये कैपेसिटर की तरह मैं इसका यूज करूंगा, क्योंकि इनके पास एक कैपेसिटेंस है, इनके पास चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो फिर अगर वो कैपेसिटी है इनके पास तो मैं इनको एक कैपेसिटर बोल सकता हूं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या चीज है। अब चलिए, अब सबसे पहले सबसे बेसिक कैपेसिटर को समझते हैं, और उसमें आता है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, वो जरा समझते हैं। तो आप हेडिंग डालिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डिफरेंट डिफरेंट शेप के कैपेसिटर होते हैं। जैसे यहां पे आपने देखा कि शेप जो है, एक कंडक्टर डिस्क था और एक कंडक्टर रोड था, तो उसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं बोल सकते। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या मतलब है, जिसमें हम दो कंडक्टिंग प्लेट लेंगे, पैरेलल प्लेट लेंगे। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट, अगर दो कंडक्टर हमारे, दो कंडक्टिंग प्लेट हमने पैरेलल में लगा दी है, सोचिए एक प्लेट ऐसे है, ठीक है, और इसी के पैरेलल में एक और हमने प्लेट लगा दी है, एक प्लेट मेरे पास ऐसी है, इनके बीच में डिस्टेंस है d और इनका जो एरिया है वो है a। प्लेट्स का एरिया जो है, एरिया ऑफ प्लेट्स, वो कितना है बताओ, वो है हमारे पास a, एरिया है a, और इनके बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल एयर ले लो, चलो ठीक है, इनके बीच में आप एयर ले लो, इनके बीच में एयर है भाई। तो अगेन ये कंडक्टर है, दोनों के बीच में एयर है, दोनों कनेक्टेड नहीं है, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी आ जाएगी। इसका मतलब इनके पास अपना एक कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि इस शेप के पास अपना एक कैपेसिटेंस है, इसीलिए इसको हमने कैपेसिटर बोल दिया है। और क्योंकि इनकी शेप जो है वो पैरेलल प्लेट्स है, इसलिए इसका नाम हमने क्या दे दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझिए ये नाम कैसे पड़ा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि यहां पे दोनों कंडक्टर पैरेलल प्लेट्स हैं, वो पैरेलल प्लेट्स की फॉर्म में रखे हुए हैं। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे। सवाल यहां पे यह है कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, वो कितना होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, तो जरा देखिए दोस्तों, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको जरा समझते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इनके बीच में, इनका एक कैपेसिटेंस है C, मुझे नहीं पता C की क्या वैल्यू है, मैं निकालूंगा, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं उसको। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक तरीका है भाई, आप इनके बीच में एक सोर्स लगा दो जो कि 1 वोल्ट का डिफरेंस पैदा कर रहा है। अगर मैं कोई सोर्स लगा दूं जो कि 1 वोल्ट का डिफरेंस लगा रहा है इनके बीच में, यहां पे मैं 1 वोल्ट का ले लेता हूं, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहा हूं, ऊपर वाला हायर पोटेंशियल है, नीचे वाला लोअर है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है। तो 1 वोल्ट का डिफरेंस लगाने से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, ठीक है, और यहां पे आ जाएंगे, इसके ऊपर इक्वल नेगेटिव चार्ज आएगा इनर साइड पे, ध्यान रखना भाई, इनर साइड ऑफ द प्लेट्स पे आएगा, प्लेट की अंदर वाली साइड पे आएगा, क्योंकि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो अंदर वाली साइड पे होगा। तो 1 वोल्ट लगाने से कितना चार्ज इसके ऊपर होगा, ये जो चार्ज होगा Q0, कितना चार्ज इस प्लेट के ऊपर आएगा, ये इसके कैपेसिटेंस के बराबर ही होगा। तो अगर आप इस Q0 को मेजर कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा कैपेसिटेंस हो जाएगा इसका। ठीक बात है, तो इस तरह से आप इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। इवन आप डिफरेंट डिफरेंट शेप का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे, जरूरी नहीं है पैरेलल प्लेट। ऐसे ये जो मेथड मैंने बताया ना 1 वोल्ट अप्लाई करने का, 1 वोल्ट अप्लाई कर दो और देख लो कितना चार्ज आया है। जो चार्ज आया है वही मेरा क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या बताई मैंने, इट इज द चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्ट। यूनिट वोल्ट अप्लाई करने से कितना चार्ज स्टोर होता है, वो जो चार्ज स्टोर है वही मेरा उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है। अगर आप 1 वोल्ट नहीं अप्लाई करना चाहते हो, आप V वोल्ट अप्लाई करना चाहते हो, तो V वोल्ट अप्लाई करने से मान लीजिए इसके ऊपर Q चार्ज आया है इस प्लेट के ऊपर और इसके ऊपर -Q आया है, तो V वोल्ट अप्लाई करने से पॉजिटिव चार्ज Q आया है, तो 1 वोल्ट अप्लाई करने से देख लो कितना आएगा, वो आएगा Q/V। इसको आप कैपेसिटेंस बोल दो। फिर इस तरह से आप प्रैक्टिकली कैपेसिटेंस को मेजर कर सकते हो। तो अब सवाल यहां पे ये है कि ठीक है जी, ऐसे तो मेजर हमें पता है कि ऐसे हम मेजर करेंगे, बट अगर मैं इस कैपेसिटेंस की वैल्यू को इनके बीच की जो डिस्टेंस है या प्लेट्स का जो एरिया है उसकी टर्म्स में अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे कैलकुलेट करें उसको, तो उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि उस टर्म्स में हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। जरा देखिए दोस्तों, यहां पे V वोल्ट का मैंने डिफरेंस ले लिया, उसको अप्लाई कर दिया है दोनों प्लेट के बीच में। अब जो डिफरेंस यहां पे है वही डिफरेंस इन दोनों के बीच आएगा। जो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पूरी प्लेट का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि आपने कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट किया है।
और कंडक्टिंग वायर करने से ये पूरा एक ही कंडक्टर बन गया ना यहां से यहां तक, और कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है, तो जो यहां पे पोटेंशियल होगा वो यहां पे प्लेट पे आ जाएगा, जो नीचे वाले पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वही नीचे वाले प्लेट्स पे आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी V वोल्ट का हो जाएगा। तो अगर मैं इन प्लेट्स को थोड़ा सिंपल तरीके से ऐसे दिखा दूं तो मैं कह सकता हूं कि ये दो प्लेट्स है मेरे पास, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है और इनका जो एरिया है वो A है, ठीक बात है। और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई किया है वो V वोल्ट का है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का आ गया है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी इनके बीच में, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होती है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है। इसका मतलब अगर मैं डायरेक्शन दिखाऊं तो यहां पे हायर पोटेंशियल इधर है, लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपने पैरेलल प्लेट पढ़ी है, पैरेलल प्लेट पे अगर हम कोई चार्ज देते हैं, सोचिए कोई पैरेलल प्लेट है, अगर मैं उसके ऊपर कोई चार्ज दे दूं, सोचिए इसके ऊपर मैंने Q चार्ज दे दिया। अब आप याद कीजिएगा, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आई थिंक पहले एपिसोड में मैंने पढ़ाया था इसी चैप्टर के। तो इस चार्ज की वजह से इसके पास एक चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, इसका एरिया होगा A, ठीक है, इसका एरिया हो जाएगा प्लेट्स का A। तो चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा आएगी वो आ जाएगी Q/A। इसका मतलब ये मेरी चार्ज डेंसिटी हो गई है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इससे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं E, उसकी वैल्यू बनेगी सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको याद हो, और इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस प्लेट आएगी, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट होगी किस हाइट पे है, ये उसके इंडिपेंडेंट होगी। ऐसा केवल तभी पॉसिबल है दोस्तों जब आप ये जो डिस्टेंस ले रहे हो, जिस डिस्टेंस पे आप इसको मेजर कर रहे हो, जिस डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी एरिया से बहुत ज्यादा स्मॉल है। मतलब ये जो हाइट आपने ली है इस प्लेट से ऊपर, जिस जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हो, वो बिल्कुल इस प्लेट के बिल्कुल पास में है। क्योंकि जब ये पॉइंट इसके पास में होगा ना इस प्लेट के, तो इस पॉइंट से ये प्लेट लार्ज प्लेट की तरह बिहेव करेगी, लार्ज प्लेट की तरह नजर आएगी। सोचिए आप इस पॉइंट पे अपनी आंख को रख के देखो तो आपको इसके किनारे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल पास में है उस सरफेस के। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि यहां से देखने पे ये जो प्लेट है ये इनफाइनाइट प्लेट की तरह एक्ट कर रही है, और इनफाइनाइट प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ये होती है। लेकिन अगर मैं इससे दूर चला जाऊंगा, बहुत ज्यादा दूर से देखूंगा, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं आएगी, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज आएगी। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकती है और आपका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा, ये हाइट पे भी डिपेंड करेगा फिर। तो आप यहां पे आइए पैरेलल प्लेट्स में। अब पैरेलल प्लेट में इधर +Q चार्ज है, तो इससे एक सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई होगी इस प्लेट के ऊपर। ऐसे ही यहां पे भी एक सरफेस चार्ज डेंसिटी आ रखी होगी -Q चार्ज की वजह से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आ रखी है, तो अगर मैं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगी, यहां पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, और मैं पूछूं बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अगर ये मैं पूछूं तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले यहां पे देखते हैं यहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये पॉजिटिव है तो ये अवे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये देगा सिग्मा/ε0। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, Q/A। इसके ऊपर Q चार्ज मान लेता हूं +Q, और इसके ऊपर -Q ले लेता हूं। एरिया प्लेट का A है, Q/A मेरा सिग्मा हो गया, और /2 ε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे, इस प्लेट से अवे। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होगी जब ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, ये इसके एरिया से बहुत छोटी हो, क्योंकि ये जो पॉइंट होना चाहिए ये बिल्कुल पास होना चाहिए प्लेट के। ये पॉइंट जो इनके दो प्लेट के बीच में लिया है, ये पॉइंट बिल्कुल इसके पास में होना चाहिए प्लेट के। तो अगर प्लेट के बीच की डिस्टेंस को ही आप बहुत ज्यादा स्मॉल कर दोगे, तो ये जो पॉइंट है ये भी आपका बिल्कुल नजदीक हो जाएगा इसके, ठीक बात है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर मेरा D की वैल्यू जो है मच लेस होगी एरिया ऑफ द प्लेट से, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ये आएगी, ठीक है। और ये अवे आएगी, इस तरफ आएगी, पॉजिटिव से अवे। सिमिलरली इस नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स आएगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स द प्लेट आएगी, और वो कितनी होगी, वो भी इतनी होगी Q/A, और यहां पे 2 ε0। Q/A को आप सिग्मा भी बोल सकते हो भाई, ठीक है। तो अगर मैं टोटल करूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर की तरफ आएगी वो आएगी Q/A ε0। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसके अंदर, और आप कह सकते हो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बनेगी, बिल्कुल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगी।
अगर आपने इसके डी को एरिया के कंपैरिजन में लार्ज कर दिया, इनके बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा है एरिया के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं रहेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए मैं एक प्लेट यहां पे ले लूं और दूसरी प्लेट यहां पे ले लूं, और एरिया जो है वो डी के कंपैरिजन में मच ग्रेटर नहीं है डी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो उस केस में अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज दिया है और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी वो आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी भाई, ठीक है। वो आपकी ऐसे नहीं कि स्ट्रेट ही होंगी सारी की सारी, ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। इवन इसी रीजन में थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, थोड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, ठीक है, मतलब अलग अजीब सी शेप बनेगी। आप ये नहीं कह सकते हो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट होगी। यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे आप स्ट्रेट मान सकते हो, क्योंकि डी की वैल्यू आपने मच लेस दी है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो एक तरह से कांस्टेंट भी रहेगी हर पॉइंट पे, चाहे यहां पे देखो, चाहे यहां पे देखो, चाहे यहां पे देखो, क्योंकि हर पॉइंट जो है वो इस प्लेट के बिल्कुल पास में है, और सिमिलरली इस प्लेट के भी बिल्कुल पास में है हर एक पॉइंट। चाहे आप पॉइंट यहां पे लो, चाहे आप पॉइंट यहां पे लो, चाहे आप पॉइंट यहां पे लो, हर पॉइंट इस प्लेट के बिल्कुल नजदीक चला गया है। तो आप ये कह सकते, जैसे यहां पे पॉइंट ले लिया, ये जो पॉइंट है ये इस प्लेट के भी बिल्कुल नजदीक और नीचे वाली प्लेट के भी बिल्कुल नजदीक है। आप बोलोगे सर नीचे वाले से तो दूर हो गया, अरे नहीं भाई, इनके बीच की डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा छोटी है, इतनी छोटी है एरिया से कि आप बीच में कहीं पे भी पॉइंट ले लो, दोनों प्लेट के बिल्कुल पास में ही है, और दोनों प्लेट से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर ले सकते हो, इंडिपेंडेंट ले सकते हो उस पॉइंट की डिस्टेंस से, प्लेट की जो डिस्टेंस है उस पॉइंट से उसके इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को ले सकते हो। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी टोटल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तभी पॉसिबल है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ध्यान रखिएगा। तो हम बाय डिफॉल्ट इस कंडीशन को आगे लेके चलेंगे भाई अब, ठीक है। जब भी पैरेलल प्लेट्स की बात होगी हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो हमारे सारे फॉर्मूले भी धराशायी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। तो यहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया, A डिवाइड बाई Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो उसकी एक डेफिनेशन होती है, क्या डेफिनेशन होती है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और डिस्टेंस इनके बीच में क्या है? D। तो D डिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का है, तो यूनिट लेंथ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अगर मैं 1 मीटर अवे चलूं यहां से यहां तक, यूनिट लेंथ अगर मैं चलूं तो यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V बाई D। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई D। ये भी एक फॉर्मूला है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। D डिस्टेंस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V का है, तो यूनिट लेंथ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V बाई D का हो जाएगा, तो ये इसके बराबर आएगा। अब यहां से जरा देखिए, यहां से मैं क्या कह सकता हूं? यहां से मैं Q बाई V निकाल लेता हूं, तो Q बाई V क्या बनेगा बताओ? अगर मैं इस V को इधर ले आऊं तो क्या बन जाएगा बताओ? ये बन जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और यही मेरा क्या बनेगा? कैपेसिटेंस, यही मेरी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी आ जाएगी। तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हो, जो इस पैरेलल प्लेट हमने लगाई है, इनके जो चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। वो किस पे डिपेंड कर रही है? एरिया ऑफ द प्लेट्स, प्लेट्स का वो एरिया जो आमने सामने है, जो आमने सामने एरिया आया है, वो एरिया उस एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर मैं दो पैरेलल प्लेट ले लूं तो जो आमने सामने एरिया है उस पे डिपेंड करेगी, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करेगी, और एप्सिलॉन नॉट उनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है उसकी परमिटिविटी क्या है उस पे डिपेंड करेगी। तो इस तरह से आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को निकाल सकते हो कि वो क्या होगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया पैरेलल प्लेट्स के केस में, ठीक है। अब एक बात और मैं बता दूं आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में हमने बाउंड्री कंडीशंस पढ़ी थी, ठीक है, और वहां पे हमने पॉइसन इक्वेशन एंड लैप्लासिस इक्वेशन को देखा था। अब मैं याद दिलाता हूं आपको, जरा देखिए, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, वापिस इसी टॉपिक पे रहते हैं अभी, ठीक है। हमारे पास दो प्लेट्स हैं, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V वोल्ट का है, इधर हायर है इधर लोअर है, पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का है। तो एक काम करता हूं, मैं इसको ग्राउंड मान लेता हूं, इसको 0 मान लेता हूं। अगर ये 0 है तो ये V वोल्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा V वोल्ट, डिफरेंस V वोल्ट है ना। तो अगर एक को 0 मान रहे हो तो ऊपर वाले को V मानो। तो इस प्लेट पे पोटेंशियल आ गया V वोल्ट का, इसके ऊपर 0 आ गया, और बीच में एयर है, तो बीच में आप ये कह सकते हो कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो 0 है। तो अगर मैं यहां पे बाउंड्री कंडीशन लगाऊं तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि लैप्लासियन ऑफ V इज इक्वल टू माइनस रो V बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है भाई, ठीक है।
ये मेरी आपकी पॉइसन इक्वेशन होती है। अब क्योंकि इसके अंदर कोई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो है नहीं, कोई फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो है नहीं, तो इसको आप जीरो कर दो, बीच में तो एयर ही है, ठीक है, तो इसको आप जीरो कर दो। जीरो करोगे तो क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो, ये बन जाएगा। अब यहां पे एक काम करता हूं, मैं इस डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन मान लेता हूं, यहां पे x की वैल्यू जीरो है और यहां पे x की वैल्यू d है, इनके बीच में डिस्टेंस d है ना भाई। तो अब मैं देखना चाह रहा हूं कि मेरा पोटेंशियल जो है वो कैसे x के साथ बदल रहा है, उसका वेरिएशन देखना चाह रहा हूं मैं। तो हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि इसके बीच में डेल स्क्वायर v इक्वल टू जीरो, ये पॉइसन इक्वेशन बन गई है। पॉइसन इक्वेशन मेरी क्या होनी चाहिए, माफ कीजिएगा, लेप्लासिस इक्वेशन बन गई है, ये रो v की वैल्यू जीरो होगी ना भाई, तो मेरी लेप्लासिस इक्वेशन आ गई है। अब इसको सोल्व करना है बस मुझे, उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास पोटेंशियल का वेरिएशन भी आ जाएगा कि अलग अलग x पे मेरा पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सोल्व करना है, ये x डायरेक्शन है मेरी, पोटेंशियल x के साथ ही तो वेरी कर रहा है भाई। मैं मान के चल रहा हूं कि जो d की वैल्यू है ये एरिया ऑफ द प्लेट से बहुत ज्यादा छोटी है, तो अगर d की वैल्यू को एरिया ऑफ द प्लेट से मच मच लेस ले लेते हो, तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि पोटेंशियल केवल एक वेरिएबल के साथ चेंज होगा, एंड दैट इज x, केवल x के साथ चेंज होगा। अगर आप यहां से, अगर आप इधर जा रहे हो तो पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं हो रहा, ऊपर जा रहे हो तो पोटेंशियल में बदलाव हो रहा है, ठीक है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पे अगर मैं इस लेप्लासिस इक्वेशन को सोल्व करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये बनेगा डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आप यहां से ये लिख सकते हो, लेप्लासियन ऑपरेटर को खोल सकते हो ना आप, ये मैंने आपको खोलना सिखाया भाई, तो आप यहां से ये लिख सकते हो। और यहां से आप क्या बोलोगे, यहां से आप बोलोगे डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के नोट, और यहां से फर्दर अगर आप चलोगे तो v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, के नोट एक्स प्लस के वन। ये मेरा v का वेरिएशन आ गया x के साथ। अब सवाल यह है के नोट एंड के वन कैसे निकालें, बाउंड्री कंडीशन से। जब x की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो v की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो एट x इक्वल टू जीरो, देखिए एट x इक्वल टू जीरो, ये मेरा जीरो बन गया और इधर ये जीरो हो गया, ये k1 बचा इधर, ठीक है। तो k1 की वैल्यू मेरी जीरो होगी। अब आइए एट x इक्वल टू d, अगर मैं x की वैल्यू d के बराबर पुट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरा v के बराबर आ जाएगा, v इज इक्वल टू के नोट डी। k1 तो पहले जीरो हो चुका है, तो यहां से k नोट की वैल्यू आ गई है, के नोट इक्वल टू v बाई डी, ये आ गया। अब मैं के नोट और k1 की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि x के साथ मेरा पोटेंशियल कैसे बदल रहा है। तो ये पता चल गया मुझे, vx इक्वल टू, बताइए क्या बना, v बाई डी इंटू एक्स प्लस जीरो। के नोट एंड k1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी भाई, पोटेंशियल का वेरिएशन पता चल गया x के साथ कैसे बदल रहा है। अलग अलग x की वैल्यू जीरो करोगे तो ये जीरो आएगा, x की वैल्यू d करोगे तो v के बराबर ही आ जाएगा। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, माइनस dv बाई dx कर दो, तो आप बताओ क्या बनेगी, माइनस dv बाई dx और i कैप, केवल i कैप बनेगा भाई, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ ग्रेड v, यही होती है ना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही तो मैंने ग्रेडियंट लगाया ना भाई। तो केवल एक x के साथ वेरिएशन हो रहा है तो केवल i कैप कंपोनेंट आएगा, और ये क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये बन जाएगा माइनस v बाई डी आई कैप। इसका मतलब माइनस i कैप की तरफ आएगी डायरेक्शन, और वैल्यू क्या होगी, v बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या बनेगी, v बाई डी, और माइनस आई कैप का मतलब क्या हुआ, x कैप, आई कैप इधर है ना, माइनस आई कैप नीचे की तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लू कलर से दिखाऊं तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल नीचे की तरफ आएगी, और क्या वैल्यू आएगी, v बाई डी, ठीक है, ये रही v बाई डी। तो वही चीज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पे लिखा था v बाई डी, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, मैंने पूरा आपको सॉल्यूशन भी बता दिया कि कैसे आप जो है ना लेप्लासिस इक्वेशन या पॉइसन इक्वेशन को आप सोल्व करके इसको सोल्व कर सकते हो, इसको मैथमेटिकली निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। यहां से हमें ये पता चल गया कि पैरेलल प्लेट्स में जो कैपेसिटेंस है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नोट पे, मतलब जो मीडियम है इनके बीच में उसकी जो परमिटिविटी है, फिलहाल अगर एयर है, एयर की परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट ही होती है, अगर वैक्यूम है इनके बीच में तो भी परमिबिलिटी एप्सिलॉन नोट ही होती है, तो एप्सिलॉन नोट a बाई डी, ये मेरा कैपेसिटेंस बनेगा, इंडिपेंडेंट होगा q एंड v के, ठीक है, q एंड v के इंडिपेंडेंट आएगा। अब इसको आप एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई भी कर सकते हो, चलिए हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक दो बातें और बताना चाहूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। जरा देखिए, तो हमने देखा कि जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है q बाई वी के बराबर। इससे आप कैपेसिटेंस को डिराइव कर सकते हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। v वोल्ट लगा के
चार्ज देख लो कितना आ रहा है, ठीक है, प्लेट्स के ऊपर, फिर Q बाई V करके आप C की वैल्यू निकाल सकते हो। अब अगर मैं ऐसे दो पैरेलल प्लेट्स ले लूं, इसका एक और तरीका भी समझिए भाई, ठीक है। यहां पे अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ये है, आपको बताना है कैपेसिटेंस क्या होगी, इनके बीच की डिस्टेंस दे दी है D, प्लेट्स का एरिया दे दिया है आपको, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी है, आपको निकालना हो भाई कैपेसिटेंस कैसे निकालें हम, तो समझिए इस फॉर्मूले से फिर से निकाल सकते हो आप, लेकिन निकालोगे कैसे? सबसे पहले Q निकालते हैं। Q क्या होता है? Q कैसे निकालोगे भाई कि इस प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज है, ये कैसे निकालोगे? इस प्लेट के इनर साइड पे होगा भाई चार्ज, ध्यान रखना, इनर साइड पे इधर प्लस Q बनेगा और इधर मेरा माइनस Q आएगा। तो अगर मुझे Q निकालना हो कि इस प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज है, तो वो कैसे निकालोगे भाई? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप गॉस लॉ लगा सकते हो। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट को मैं इधर ले आता हूं, अगर वैक्यूम या एयर में आप लगा रहे हो तो, ठीक है। इस तरह से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो, इस प्लेट के ऊपर कितनी आएगी। अब आप बोलोगे सर कैसे निकालें, जरा देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो मैं ये बोलूंगा कि ये प्लेट जो है वो थोड़ी इस तरह की है, इस तरह की प्लेट है, और नीचे वाली कुछ इस तरह की प्लेट है, ठीक है। यहां पे प्लस Q चार्ज है, टोटल चार्ज प्लस Q है, यहां पे माइनस Q है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, तो मैंने यहां पे गॉस लॉ लगाया, मैंने एक सरफेस यहां पे रखा और एक सरफेस यहां पे रखा, ठीक है, और एक ये कर्व्ड सरफेस हो गया, तीन सरफेस हो गए। क्लोज सरफेस जो लूंगा ना मैं, सिलेंड्रिकल ले लिया ना, यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं क्योंकि कंडक्टर के अंदर है, तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी इस तरफ आएगी, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, और यहां पे एरिया की डायरेक्शन भी इधर ही है। और एक ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस में एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहां पे E डॉट ds की वैल्यू जीरो होगी। तो अगर मैं यहां पे गॉस लॉ लगाऊं, इसका एरिया में dA ले लेता हूं, चलो इसका एरिया में dA ले लेता हूं, तो अगर मैं गॉस लॉ लगाऊं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E और एरिया है मेरा dA, एरिया की डायरेक्शन भी नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी नीचे है, तो E डॉट ds करोगे, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल अगर आप निकालोगे तो सिंपल बनेगा E dA इनटू एप्सिलॉन नोट कर दो भाई, वो क्या आ जाएगा, वो इस हिस्से में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, dq आ गया, वो आ गया मेरा dq। मुझे तो टोटल सरफेस पे चार्ज चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, आप dA को इंटीग्रेट करोगे, हर जगह E तो हर जगह कांस्टेंट है भाई, हर जगह E आप कांस्टेंट मान के चल रहे हो, dA को इंटीग्रेट करोगे तो यहां पे A आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो इस तरह से आप टोटल चार्ज को निकाल सकते हो कि कितना इसके ऊपर टोटल चार्ज है, गॉस लॉ की हेल्प से इस सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। तो Q की वैल्यू जो है वो आप गॉस लॉ से निकाल सकते हो, ठीक है। और V की वैल्यू कैसे निकालोगे, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करोगे बताओ जरा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है माइनस E dl, E डॉट dl, ठीक है। इस तरह से आप जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, सही बात है। जैसे कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आप इधर से इधर जा रहे हो, सोचिए यहां पे x की वैल्यू d है और यहां पे x की वैल्यू 0 है, तो अगर आप इधर से इधर जा रहे हो और आप पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, आप माइनस E dl लिखोगे, तो E भी इधर ही है और dl मेरा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और मेरा dl भी इधर ही है, तो E dl मेरा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये जो डॉट प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव आएगा, इसकी जगह मैं E dx लिख देता हूं, और इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि देखो ना इधर आप x डायरेक्शन ले रहे हो ना भाई, ये मेरी x डायरेक्शन है, तो dx मेरा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, dx मेरा ऊपर की तरफ होगा। अगर मैं नीचे की तरफ चल रहा हूं तो जरा देखो ना, आई थिंक मैंने ये थोड़ा गलत लिख दिया, जरा देखिए इसको एक बार फिर से देखते हैं। हाँ, तो Q तो आपको पता चल गया, Q कैसे निकालेंगे, Q निकालेंगे गॉस लॉ से। V कैसे निकालोगे, V आप निकालोगे यहां से, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इस तरह से निकालोगे, और ये क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। आप अगर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आप जा रहे हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल जो आएगा वो इसके बराबर आएगा। इस तरह से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, डिनोमिनेटर आ जाएगा आपके पास, और न्यूमरेटर आप गॉस लॉ से निकाल सकते हो। तो एक तरह से कैपेसिटेंस का हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया। कैपेसिटेंस को अगर मुझे निकालना हो तो कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds, E डॉट dA बोल दो चलो, डिवाइड बाई माइनस इंटीग्रल E dl, E डॉट dl। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस का,
ठीक है, ऊपर मेरा चार्ज आ जाएगा, नीचे से मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि इसी प्रॉब्लम में देखिए, इस प्रॉब्लम में मेरी एक्स डायरेक्शन ये है, तो अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालूंगा तो चार्ज की वैल्यू ये आएगी। हमने गॉस लॉ लगाया यहां पे, उससे हमने चार्ज निकाल लिया, इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है ये आ गया हमारे पास। अब मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए E डॉट dl निकालते हैं सबसे पहले। E की डायरेक्शन क्या है बताओ, E की डायरेक्शन माइनस आई कैप की तरफ है और dl को अगर मैं लिखूंगा तो dl क्या होता है कार्टेशियन में, कार्टेशियन में dl होता है dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। सही है भाई, तो अगर मैं E डॉट dl की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो E का मैग्नीट्यूड तो E ही दे रखा है आपको, और डायरेक्शन जो है वो माइनस आई कैप है और dl में ये प्लस आई कैप है। तो जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इसको आप E dx लिख सकते हो, लेकिन नेगेटिव आएगा डॉट प्रोडक्ट, और एक नेगेटिव बाहर भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव बन गया ना, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव लिख देंगे इसको। सही है भाई, और x कहां से कहां तक बदल रहा है बताओ, x आप कहां से जा रहे हो, x इक्वल टू डी से, x इक्वल टू डी से आप कहां पे जा रहे हो बताओ, x इक्वल टू 0 तक जा रहे हो, तो ये होगा पोटेंशियल एट 0 माइनस पोटेंशियल एट d, इसके बराबर होगा। अब चलिए जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये बनेगा माइनस ई इंटू डी, माइनस ई इंटू डी, ई मेरा बाहर आ जाएगा, x dx को इंटीग्रेट करोगे तो x ही आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो नेगेटिव d आएगा। तो माइनस ई इंटू डी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट 0 पोजीशन, पोटेंशियल एट 0 पोजीशन मेरा ग्राउंड है, ठीक है, इसको हम ग्राउंड ले लेते हैं, पोटेंशियल एट 0 पोजीशन इज 0 माइनस पोटेंशियल एट दिस पोजीशन, पोटेंशियल एट दिस पोजीशन क्या होगा v, तो एक नेगेटिव यहां पे आएगा, कट जाएगा भाई। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो एक जगह को ग्राउंड मान लो ना, किसी भी पॉइंट को, तो अगर ये हायर पोटेंशियल है ध्यान रखना भाई, तो अगर मैं इसको 0 मान लूं और इसको v मान लूं तो v की वैल्यू भी तो कैलकुलेट करनी होगी ना अपने को, ठीक है, तो अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूं और इसको मैं v मान लूं, ठीक है, तो आप बताओ पोटेंशियल एट d से 0 पे जा रहा है ना, फाइनल पोटेंशियल माइनस फाइनल 0 है और इनिशियल मेरा v पे है, तो यहां से v की वैल्यू आ गई v इज इक्वल टू e इंटू डी, v की वैल्यू आ गई e इंटू डी। सही है भाई, अब v भी आ गया और मेरे पास q भी आ गया। अब जरा यहां पे पुट कर दो तो c की वैल्यू जो आएगी यहां पे, तो c की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट e a डिवाइड बाई e d, e से e कट गया, क्या बन गया एप्सिलॉन नॉट a बाई d। इस तरह से भी आप जो है c की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ये एक्सप्रेशन आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेगा डिफरेंट डिफरेंट शेप का हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे इस एक्सप्रेशन की हेल्प से, तो ये भी हम आगे चल के देखेंगे।